इंडिया इज़ बिकमिंग द डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो जहाँ डायबिटीज़ की बात आती है तो किडनी ऑलमोस्ट 40 to 50% पेशेंट में इन्वॉल्व हो सकती है। जो गुड़ है, खांड है, मिश्री है या जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स वगैरह हैं, क्या ये सब किडनी पर उतना ही बुरा इम्पैक्ट डालते हैं? रिफाइंड शुगर्स डायरेक्टली एकदम से हमारा शुगर लेवल बढ़ा सकती हैं, जिससे वो ट्राइग्लिसराइड में चेंज हो सकता है, ओबेसिटी क्रिएट कर सकता है, डायबिटीज़ के रिस्क बढ़ा सकता है, हाइपरटेंशन के रिस्क बढ़ा सकता है, ओवरऑल डेफिनेटली बॉडी को लिथार्जिक बना सकता है और हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है लॉन्ग रन में। तो अगर हम बहुत ज़्यादा पोटेशियम लेते हैं तो क्या ये भी हमारी किडनी पर बुरा असर डालता है? अब जिस व्यक्ति की किडनी का फंक्शन सही नहीं है तो वो व्यक्ति पोटेशियम को एक्सक्रीट नहीं कर पाता, और जब एक्सक्रीट नहीं कर पाते तो बॉडी में बढ़ने लग जाता है, और जब अगर सीरम में बढ़ गया या प्लाज्मा में बढ़ गया तो वो कहीं ना कहीं हार्ट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। किडनी के लिए कौन कौन से टेस्ट हैं? अगर कोई टेस्ट कराने जा रहा है, हाथ में उनके रिपोर्ट्स आ रहे हैं, तो उसमें क्या पैरामीटर्स देख के समझ सकते हैं कि वैल्यूज़ गड़बड़ तो नहीं है? कई बार कुछ डिजीज के लिए हमें अल्ट्रासाउंड भी करा के देखना पड़ता है। हो सकता है पेशेंट की हॉर्सशू किडनी हो, पेशेंट की एक ही किडनी हो, पेशेंट की किडनी में सिस्ट हो, जो कि हमारे हो सकता है सिंपल KFT या उसमें यूरिन रूटीन में पिकअप ना चले, तो अल्ट्रासाउंड कैन ऑल्सो बी हेल्पफुल। तो ये इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, लेकिन एक चीज़ ज़रूर मैं फोकस करना चाहूँगा, किसी भी टेस्ट की इंटरप्रिटेशन खुद ना करना चाहें या इंटरनेट के जरिए ना करना चाहें। तो दवाइयों के बहुत ज़्यादा क्या इस्तेमाल से भी हमारी किडनी पर बहुत नेगेटिव असर पड़ता है? तो NSAIDs वी ट्राई टू अवॉइड। अगर पेशेंट को लेना है और पेशेंट को कोई किडनी रिलेटेड पेशेंट है तो उनके लिए पैरासीटामोल रिमेन्स द सेफेस्ट बेट। ठीक है। कभी कभी कुछ और दवाइयों की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के लिए अलाउड नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी किडनी के लिए अच्छी हैं, जो हम अपने आए दिन में डेली डाइट में शामिल कर सकते हैं, सो दैट किडनी हमारी सही रहे। हमारे लिए किडनी के लिए बैलेंस डाइट चाहिए। वी डोंट फोकस ऑन कि ये ही खाना है या ये नहीं खाना। तो हेल्दी व्यक्ति के लिए अगर वो बैलेंस डाइट ले रहे हैं, बैलेंस डाइट का मतलब ठीक रिकमेंडेड लिमिट में प्रोटीन ले रहे हैं, रिकमेंडेड लिमिट में अपने फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का इंटेक ले रहे हैं, दैट्स ओके। हम अक्सर अपने स्किन का, अपने हार्ट का, अपने लिवर का, इन सब का बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन किडनी को भूल जाते हैं। आपको आइडिया है कि हमारे किडनी के लिए ऐसे कौन से खाने हैं जो अच्छे हैं, अच्छे नहीं हैं? हम जिस हिसाब से बेतहाशा मात्रा में सॉल्ट खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, स्ट्रीट फूड खा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे किडनी को कैसे नुकसान पहुँचा रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, पेन किलर्स, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हम जो ओवर द काउंटर जा कर के दवाइयाँ ले लेते हैं, वो भी हमारी किडनी को नुकसान पहुंचा रही होती हैं। और धीरे धीरे ये जो डैमेज है वो इतना बढ़ जाता है कि किडनी की कोई गंभीर बीमारी अचानक से सामने आ जाती है, जिसके सिम्टम्स भी आप समय रहते पकड़ नहीं पाते। इसीलिए हमने भी आज के सेशन को ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें हम आपको बता सके कि आपकी किडनी के लिए क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या चीज़ें गलत हैं, कौन से ऐसे टेस्ट करा करके आप अपनी किडनी हेल्थ के बारे में चीज़ें जान सकते हैं, समझ सकते हैं, समय रहते ऐसे कौन से सिम्टम्स पहचान करके अपनी किडनी का इलाज करा सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, जिसके लिए हमारे साथ इस सेशन में एक बहुत ही स्पेशल एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर योगेश कुमार छाबड़ा, जो कि डायरेक्टर और यूनिट हेड हैं नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट, फोर्टिस हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम कोशिश करेंगे आपके जरिए हमारी ऑडियंस तक किडनी हेल्थ के बारे में हम सही और प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन पहुंचा सके। जी मैम। सबसे पहले आप प्लीज़ यही बताइए कि किडनी का हमारी बॉडी में क्या एक्चुअल रोल, फंक्शन है, क्या काम करती है किडनी? मैम, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट किडनी सबसे वाइटल ऑर्गन है हमारी बॉडी के लिए। क्यों? किडनी इसमें सबसे ज़्यादा ब्लड सप्लाई आती है। पर क्यूबिक मिलीमीटर में अगर हम बात करें तो किडनी इसमें सबसे ज़्यादा ब्लड सप्लाई की रिक्वायरमेंट है। ये क्यों? क्योंकि किडनी सारे ब्लड को फिल्टर करती है। तो लगभग 180 ml पेशाब डेली बनाती है, जो कि बाद में रीएब्जॉर्ब या सिक्रेशन के जरिए काफ़ी कम मात्रा में होता है। तो दैट्स वाई इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस की बैलेंस भी किडनी मेंटेन करती है। ब्लड प्रेशर को मैनेज करने में किडनी का बहुत बड़ा योगदान है। और इनफैक्ट जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि हीमोग्लोबिन को मेंटेन करने के लिए भी किडनी का बहुत बड़ा योगदान है। तो किडनी सिर्फ फिल्टर नहीं करती, किडनीज हमारे बैलेंस को मेंटेन करती हैं। इट एक्ट्स लाइक अ बफर, इट मेंटेन्स हीमोग्लोबिन, इट हेल्प्स अस इन मेंटेनिंग द ब्लड प्रेशर एज वेल। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, जो हमारे लिए बहुत ही, मतलब देयर इज़ नो विकल्प। बिल्कुल, इसके लिए कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है, किडनी ही किडनी का काम कर सकती है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से किडनी के काम करने की क्षमता कम हो जाती है। डेफिनेटली किडनीज ओवर द टाइम पीरियड
हमारे साथ उम्र के साथ अगर हम बात करें 30 से 35 वर्ष तक किडनीज का मैक्सिमम फंक्शन अचीव होता है। वक्त के साथ धीरे धीरे एज के साथ किडनीज का प्रोग्रेसिवली फंक्शनिंग स्लो डाउन होता है। तो हर साल हमारा जो GFR है इट ड्रॉप्स डाउन बाय ऑलमोस्ट 1 to 1.5 ml पर मिनट, ये कम होता जाता है। अच्छा। दूसरी बात, अंडरलाइंग डायबिटीज़, अंडरलाइंग ब्लड प्रेशर्स रिपीटेड इंसल्ट्स करते हैं किडनी पे, जिससे धीरे 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 किडनी पे कुछ ना कुछ टिश्यू लेवल पे डैमेज होता है और धीरे धीरे किडनीज के फंक्शनिंग डाउन होते हैं। वो हमें दिखते बहुत लेट है, लेकिन डैमेजेस आर हैपनिंग ओवर द ईयर्स। वो बहुत स्लोली, बहुत ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव डैमेजेस हैं जो हो रहे हैं। तो डेफिनेटली किडनीज पे डैमेजेस बहुत सारी हमारी जीवन शैली से भी रिलेटेड है, क्योंकि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर हमारी जीवन शैली से रिलेटेड है। तो अल्टीमेटली किडनीज की प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपने जो बीमारियों के नाम लिए, क्या उसके अलावा हमारी डाइट और लाइफस्टाइल भी रोल प्ले करती है कि किडनी की काम करने की क्षमता कम? कुछ हद तक डायरेक्टली, कुछ हद तक इनडायरेक्टली। ठीक है। ज़्यादातर इनडायरेक्ट इफेक्ट्स कॉमन है, क्योंकि अगर डाइट में हम बात करें तो एज ए इंडियन वी आर वेरी फॉन्ड ऑफ सॉल्ट एंड शुगर। राइट। हम नमक खाते भी हैं, पीते भी हैं, शुगर खाते भी हैं और खूब सारी पीते भी हैं। तो अल्टीमेटली दैट्स वाई अगर हम देखें तो हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी बहुत ज़्यादा है, हमारे में प्रोटीन की इंटेक कम है। तो हम ज़्यादातर हमारी पॉपुलेशन ओवरवेट है और डायबिटीज़ के रिस्क पे बहुत हाई है। इनफैक्ट हम अब इंडिया इज़ बिकमिंग द डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो जहाँ डायबिटीज़ की बात आती है तो किडनी ऑलमोस्ट 40 to 50% पेशेंट में इन्वॉल्व हो सकती है। हाइपरटेंशन, लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन, जो कि नमक के इंटेक से, हमारे प्रोसेस्ड फूड के इंटेक से, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हाइपरटेंशन हमारी जीवन शैली से रिलेटेड है और धीरे धीरे वो हाइपरटेंशन लॉन्ग स्टैंडिंग किडनी डैमेज की तरफ चेंज होता है, हो सकती है। इसमें अगर हम थोड़ा सा डाइट पर बातचीत करें तो आपने कहा नमक हम अगर एक्सेस मात्रा में खाते हैं तो उससे किडनी पर बुरा असर पड़ता है। बिल्कुल। कितनी मात्रा में नमक खाएं तो हमारी किडनी सही रहेगी और कितना वो लिमिट हम लोगों ने क्रॉस कर दिया तो फिर हमारी किडनी पर बुरा असर? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो नमक के लिए जो रिकमेंडेड लिमिट है दैट इज जस्ट 5 ग्राम पर डे। 5 ग्राम पर डे कितना होगा वो? 5 ग्राम 1 टेबल स्पून के बराबर है, लेकिन हम जो लेते हैं तो लगभग 10 से 15 ग्राम तो ले लेते हैं अपने जीवन शैली में। और हमें ज़्यादातर जो खाना पसंद आता है, जो हम लगता है कि बहुत स्वादिष्ट है, ये इस रेस्टोरेंट में या इधर देखें बात करें तो बहुत अच्छा बना हुआ है, ज़्यादातर उसमें या तो नमक की मात्रा ज़्यादा होती है या कहीं ना कहीं शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा नमक हमें लेने की आदत पड़ गई है। हम लगभग 10 से 12 ग्राम नमक ऑन एन एवरेज लेते हैं। तो हम उसको डेफिनेटली, अगर हाई सॉल्ट इंटेक रहेगा तो किडनीज को लॉन्ग टर्म में डैमेज करेगा। अब हम उसको कैसे कम कर सकते हैं, अगर अपनी जीवन शैली में बात करें, जो हमारा इंपॉर्टेंट उद्देश्य है नमक को कम करने के लिए, आइडियली वी सजेस्ट कि जिस भी चीज़ में नमक ज़्यादा है, जैसे पापड़, चटनी, अचार, नमकीन, चूरन, उनका सेवन हो सके तो अवॉइड करिए। दूसरी चीज़, ऊपर से टॉप सॉल्ट को अवॉइड करिए। एक चीज़ और ज़रूर मैं कहना चाहूँगा, ये हम बात कर रहे हैं सादे नमक की, जो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, लेकिन बहुत बारी मार्केट में दूसरे फैंसी सॉल्ट्स भी हैं अलग अलग नामों से, जिसमें पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है, जो हमारे, अगर किसी पेशेंट को अंडरलाइंग किडनी डिजीज़ है तो वो हमारे लिए घातक हो सकते हैं। अच्छा। तो अगर पोटेशियम की मात्रा हम ज़्यादा ले रहे हैं डाइट में और किसी को अंडरलाइंग किडनी डिजीज़ है तो पोटेशियम एकदम से शूट अप कर सकता है, जो कि हमारे हार्ट के लिए नुकसान कर सकता है। तो डेफिनेटली हमें नमक लेना है, सादा नमक लेना है, मात्रा कम लेनी है। पोटेशियम युक्त सॉल्ट नॉर्मल व्यक्ति के लिए तो ठीक है, लेकिन जिसको किडनी की परेशानी है उसके लिए सही नहीं है। इसमें जो आपने सादा नमक कहा, तो क्या सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, ये सब चीजें चल रही हैं? मैम, ये सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट, ये सब पोटेशियम रिच सॉल्ट है। तो इसमें बेसिकली NaCl की जगह ज्यादातर वो KCl पे आ जाते हैं, यानी कि पोटेशियम रिप्लेस कर देता है सोडियम को, और यहाँ पे ये पोटेशियम हमारे लिए कई बार नुकसानदायक हो सकता है किडनी के लिए। बिल्कुल, किडनी के लिए नहीं पर से, बेसिकली किडनी के जो पेशेंट्स हैं वो एक्सक्रीट नहीं कर पाते पोटेशियम को, इसलिए बॉडी में पोटेशियम की मात्रा बढ़ती है, वो कहीं ना कहीं हार्ट पे कुछ प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो अदरवाइज वो किडनी के लिए पर से दे डोंट क्रिएट अ प्रॉब्लम। ओके। अभी जैसे आपने सॉल्ट का बता दिया, तो वैसे ही शुगर, जैसे हमारे यहाँ पर डायबिटीज़ वर्ल्ड का, मतलब इंडिया वर्ल्ड का कैपिटल बनते जा रहा है डायबिटीज़ का। हमारे घरों में बहुत ही आम है भर भर के मात्रा में चीनी खाना। कोई आता भी है तो हम लोग उनको शरबत देते हैं, मीठी चीज़ें देते हैं, कहीं भी लेके जाते हैं तो हम मिठाई ही लेकर के जाते हैं। तो चीनी क्या अगर एक्सेस मात्रा में खाते हैं, और सिर्फ चीनी की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, जो गुड़ है, खांड है, मिश्री है, या जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स वगैरह हैं, क्या ये सब किडनी पर उतना ही बुरा इम्पैक्ट डालते हैं? अब इसमें मैं 2 तरीक़ों से डिवाइड करना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हम बात कर रहे हैं चीनी, गुड़, खांड, ये सब रिफाइंड शुगर्स हैं। रिफाइंड शुगर्स डायरेक्टली एकदम से हमारा शुगर लेवल बढ़ा सकती हैं,
जिससे वो ट्राइग्लिसराइड में चेंज हो सकता है, ओबेसिटी क्रिएट कर सकता है, डायबिटीज़ के रिस्क बढ़ा सकता है, हाइपरटेंशन के रिस्क बढ़ा सकता है, ओवरऑल डेफिनेटली बॉडी को लिथार्जिक बना सकता है और हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है लॉन्ग रन में। दूसरी बात करते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। ये भी मन में वह भ्रम है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स बिल्कुल हेल्दी हैं, ऐसा नहीं है। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भी अगर आप देखें यूएस एफडीए ने कहीं ना कहीं उन पे रोक लगाई है। ज़्यादा मात्रा में आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भी कैंसर की तरफ लेके जा सकते हैं। अच्छा। कुछ कैंसर से उनका लिंक है, पर से डायरेक्टली किडनी से लिंक नहीं है, बट मैलिग्नेंसी के हाई रिस्क बढ़ा सकते हैं डेफिनेटली। इसलिए हमें आर्टिफिशियल स्वीटनर पे भी रोक रखनी चाहिए। हम बात करें जो नेचुरल शुगर्स हैं, जो हम जैसे फ्रूट से लेते हैं, या फिर जो कॉम्प्लेक्स शुगर्स हैं, जैसे आप सोचिए डेट्स में है, अंजीर में है, वो एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए ठीक है, बिकॉज बॉडी को उसको डाइजेस्ट करने में टाइम चाहिए। जब जितना टाइम लेती है उतना हमारे लिए नुकसानदायक कम बनता है कि इट्स अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को बॉडी को तोड़ना पड़ता है, उसमें एनर्जी लगानी पड़ती है, तो वो इतना नुकसान नहीं करता एंड उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हमारे लिए कम रहता है, तो इसलिए वो प्रॉब्लम नहीं करता। जो रिफाइंड शुगर्स हैं वो एकदम से पीक करते हैं, कर देते हैं। तो इन सबको अवॉइड करें या बंद नहीं? आइडियली अवॉइड करना चाहिए। पूरी तरह अवॉइड करना संभव नहीं है, लेकिन जितना हो सके हम कम रखें तो अच्छा है। जैसे हमने बताया हमारे देश में मिठाई को लेके और मीठे को लेके हम बहुत सेंसिटिव हैं। तो हर चीज़ में हमें मीठा चाहिए, तो वो लेकिन आइडियली जितना हम कम रखेंगे तो धीरे धीरे हम अपने डायबिटीज़ के रिस्क, ब्लड प्रेशर के रिस्क और लॉन्ग टर्म में किडनी और लीवर दोनों को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। आपने डॉक्टर पोटेशियम की बात कही थी, तो हमारे इंडियन डाइट में से बहुत से खाने हैं जो पोटेशियम भर भर के उनमें हैं, जैसे केला है या फिर नारियल पानी है, नारियल है, इस तरीके की चीज़ें हैं, चुकंदर, पालक वगैरह है। तो अगर हम बहुत ज़्यादा पोटेशियम लेते हैं तो क्या ये भी हमारी किडनी पर बुरा असर डालता है? अगर कोई व्यक्ति नॉर्मल है, जिसकी किडनी फंक्शंस बिल्कुल नॉर्मल है, तो उसमें हमें पोटेशियम को रिस्ट्रिक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। इनफैक्ट तब हम कहते हैं कि पोटेशियम थोड़ा सा अत्यधिक मात्रा में लेने में हमारे लिए हार्ट के लिए बेनिफिशियल है। लेकिन जिस व्यक्ति की किडनी का फंक्शन सही नहीं है, तो वो व्यक्ति पोटेशियम को एक्सक्रीट नहीं कर पाता, और जब एक्सक्रीट नहीं कर पाते तो बॉडी में बढ़ने लग जाता है, और जब अगर सीरम में बढ़ गया या प्लाज्मा में बढ़ गया तो वो कहीं ना कहीं हार्ट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। पोटेशियम रिच फूड्स जैसे कि नारियल पानी, केला, ये हमारे लिए तंग कर सकते हैं, पोटेशियम को एकदम से बढ़ा सकते हैं। तो फ्रूट्स में ज़्यादातर में पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। कुछ फ्रूट्स होते हैं जिसमें पोटेशियम की कंसंट्रेशन कम होती है, जैसे सेब, पपीता, अमरूद, नाशपाती, बब्बूगोशा, इन सब में हम कहते हैं कि पोटेशियम कम है। लीची में भी कम है, अनानास में कम, तो कुछ मात्रा में वो ले सकते हैं, बट अत्यधिक मात्रा में वो भी तंग कर जाएंगे कि पोटेशियम धीरे धीरे वो भी एक्यूमुलेट करेंगे। तो अगर लिमिटेड रेंज में ये फूड ले रहे हैं किडनी पेशेंट, दैट इज़ परमिसिबल, लेकिन बाकी फ्रूट्स को वी ट्राई टू अवॉइड। खास तौर पे किशमिश, अंजीर, मुनक्का, इन सब में पोटेशियम की मात्रा बहुत हाई होती है। खजूर में बहुत हाई है, तो ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। वेजिटेबल्स के साथ भी सेम? वेजिटेबल्स में ज़्यादातर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पालक, साग, मेथी, बथुआ, इनमें पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा है, तो ज़्यादातर हम इसको अवॉइड करते हैं, या फिर उनको बेसिकली पानी में से निकाल के पानी को लीच करने के बाद तब हम उसका इस्तेमाल ले सकते हैं। इसमें जो हम लोगों ने पोटेशियम रिच डाइट की बात कही, तो नेक्स्ट आता है प्रोटीन। आजकल जैसे बहुत ही बोला जा रहा है कि आपको प्रोटीन लेना है आपकी बॉडी वेट के हिसाब से। प्रोटीन पाउडर्स बेचे जा रहे हैं, हर खाने में थोड़ा बहुत प्रोटीन मिला करके दिया ही जा रहा है। क्या ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन लेने से भी किडनी खराब हो सकती है? बिल्कुल, डेफिनेटली हमारे लिए हर चीज़ की एक रिकमेंडेड लिमिट है। अगर प्रोटीन के लिए नॉर्मली अगर हम बात करें तो एक व्यक्ति को नॉर्मली 1 to 1.2 ग्राम पर केजी पर डे, यानी कि अगर 50 किलो का व्यक्ति है तो उसके लिए 50 ग्राम से लेकर 60 ग्राम तक का प्रोटीन चाहिए होता है। बस इतना ही। तो अगर हम एवरेज इंडियन वेट के हिसाब से लें तो 70 किलो व्यक्ति के लिए 70 से 80 ग्राम हम प्रोटीन यूजली रिकमेंड करते हैं, मैक्सिमम 100 ग्राम तक। अब ज़्यादातर प्रोटीन का इंटेक हमें रिस्ट्रिक्ट करके चलना है कि ऐसा ना हो कि हम बहुत हैवी प्रोटीन ले रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि ज़्यादा प्रोटीन लेना बहुत हेल्दी है, लेकिन हाँ, प्रोटीन इज़ अ वेरी एसेंशियल कंपोनेंट। ये हमारी इम्यूनिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है, हमारे मसल्स को मेंटेन करता है, हमारे ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर को, हमारी हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो बहुत लो प्रोटीन डाइट भी हमारे लिए तंग कर सकती है, तो वी हैव टू मेंटेन अ रिकमेंडेड लिमिट। अब उसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि ज़्यादातर जो प्रोटीन पाउडर्स आ रहे हैं वो बहुत जगह कॉन्टेमिनेटेड है। अगर कॉन्टेमिनेटेड रहते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो हमें तंग कर सकते हैं, आर्टरी में क्लॉग कर सकते हैं, किडनीज में नुकसान कर सकते हैं। लेकिन हमें अच्छे क्वालिटी के प्रोटीन लेने, एक रिकमेंडेड लिमिट में लेने। आज की डेट में हमारे पास बहुत सारी ऐप्स उपलब्ध हैं, इंटरनेट पे
बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है जिसमें हम अपना इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि कौन से खाने में कितना प्रोटीन है, एंड देन वी कैन एक्चुअली मैनेज आवर प्रोटीन इनटेक अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, प्रोटीन के बाद पानी का भी कुछ ऐसा है, क्योंकि अक्सर कहा जाता है किडनी के मरीजों में पानी की भी रिस्ट्रिक्शन हो जाती है, तो कितनी मात्रा में पानी? अगर मैम किडनी के पेशेंट हैं, डेफिनेटली हमें पानी रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, लेकिन अर्ली स्टेजेस में नहीं चाहिए होता। लेट स्टेजेस में, ज़्यादातर स्टेज 4 या स्टेज 5 में, जब उनका बेसिकली यूरिन फॉर्मेशन कम हो जाता है या उनको स्वेलिंग आने लग जाती है, तब हम पानी का रिस्ट्रिक्शन करते हैं। अर्ली स्टेजेस में 2-3 लीटर जो कि नॉर्मल इनटेक है ज़्यादातर हम परमिट करते हैं, लेकिन जब व्यक्ति का यूरिन इनटेक कम, यूरिन आउटपुट कम होता है, तब हमें लगता है कि यार पानी ज़्यादा नहीं दे सकते, क्योंकि वो पानी बॉडी में एक्यूमुलेट करेगा, या तो लंग्स में जाएगा या फिर सांस फूलने लग जाएगा, पैरों में सूजन कर सकता है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए पानी का रिस्ट्रिक्शन किया जाता है इन अ लेट स्टेज ऑफ किडनी डिजीज। अदरवाइज नॉर्मल व्यक्ति के लिए पानी का इंटेक इतना ही कहा जाता है कि जो उसके प्यास के अनुसार हो, या एटलीस्ट 2 से 3 लीटर के करीब मेंटेन करें। बहुत ज़्यादा पानी पीना भी सही नहीं है, क्योंकि अदरवाइज अगर हम सिर्फ पानी पीते जाएंगे तो अंदर बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस क्रिएट हो सकता है। तो अगर एक रिकमेंडेड लिमिट में व्यक्ति पी रहा है एज पर रिक्वायरमेंट, क्योंकि कोई व्यक्ति मान लो राजस्थान में पोस्टेड है तो उसके लिए तो डेफिनेटली ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। कोई व्यक्ति ऐसी जगह पे जहाँ पे टेम्परेचर 20-22 डिग्री है तो उसके लिए इतने रिक्वायरमेंट नहीं है। इट ऑल वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है, हम लोगों ने इतनी बात की कि क्या ना खाएं, हमारी किडनी के लिए क्या चीज़ें सही नहीं है। तो अब लोगों के मन में यही सवाल होगा कि जब इतनी सारी चीज़ें हटाई दी हैं तो बची क्या फिर? तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी किडनी के लिए अच्छी हैं, जो हम अपने आए दिन में डेली डाइट में शामिल कर सकते हैं, सो दैट किडनी हमारी सही रहे। अगर हम एज अ नॉर्मल हेल्दी पर्सन बात करें तो हमारे लिए किडनी के लिए बैलेंस डाइट चाहिए। वी डोंट फोकस ऑन कि ये ही खाना है या ये नहीं खाना। तो हेल्दी व्यक्ति के लिए अगर वो बैलेंस डाइट ले रहा है, बैलेंस डाइट का मतलब ठीक रिकमेंडेड लिमिट में प्रोटीन ले रहे हैं, रिकमेंडेड लिमिट में अपने फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का इंटेक ले रहे हैं, दैट्स ओके। लेकिन हाँ, जब पेशेंट को किडनी की परेशानी होती है, एज पर द स्टेजेस वी ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट। शुरुआत के फेजेस में स्टेज 1-2 में बहुत रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तब मेजरली रिस्ट्रिक्शन सॉल्ट की होती है। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति स्टेज 3 को क्रॉस करता है या स्टेज 4 में पहुंचता है, तब हमें पोटेशियम युक्त चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट करना होता है, हाई फॉस्फोरस चीज़ों को अवॉइड करना होता है। ये सब चीज़ें तब करी जाती हैं जब कोई व्यक्ति क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में है और इन ए पर्टिकुलर स्टेज पहुंच गया। अदरवाइज स्टार्टिंग से हर व्यक्ति के लिए नहीं है। तो ये जो डाइट की रिकमेंडेशन है, डेट इज़ ऑल्सो इंडिविजुअलाइज, हर व्यक्ति का डिफरेंट है। अब किसी के लिए हम बात करें, इंटरनेट पे पढ़ लें कि यार पानी का रिस्ट्रिक्शन करना है, ज़रूरी नहीं। किसी का यूरिन आउटपुट ठीक आ रहा है तो हमें पानी की रिस्ट्रिक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो इट कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो सिमिलरली प्रोटीन का इंटेक भी चेंज हो सकता है फ्रॉम अ पर्सन टू पर्सन। कोई व्यक्ति ठीक ठाक जिम कर रहा है तो उसके लिए मैं प्रोटीन इंटेक थोड़ा बढ़ा सकता हूँ। कोई व्यक्ति सिर्फ सेडेंटरी लाइफस्टाइल में, तो उसमें प्रोटीन इंटेक मेरे को ज़्यादा नहीं चाहिए। एंड इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इट वेरीज फ्रॉम स्टेज टू स्टेज। पोटेशियम की रिस्ट्रिक्शन, फॉस्फोरस की रिस्ट्रिक्शन, that we can change as per the stage, requirement stage और person to person भी depend, and person to person। बहुत बारी ऐसा नहीं कि हर पेशेंट में, जो किडनी का पेशेंट है उसमें पोटेशियम एक्सक्रीट ही नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिसमें पोटेशियम की एक्सक्रीशन बढ़ भी जाती है। तो वो हमें इंडिविजुअलाइज करना होता है। तो हमेशा ट्रीटमेंट, डाइट थेरेपी हैज़ टू बी इंडिविजुअलाइज एज पर द इन्वेस्टिगेशन, एंड दैट हैज़ टू बी मॉडिफाइड रिपीटेडली। ऐसा नहीं कि आज जो मैंने बता दिया वो हमेशा के लिए वैलिड है। तो इट हैज़ टू बी चेंज अकॉर्डिंगली। आज सीजन में कुछ अवेलेबल है, कल सीजन में कुछ अवेलेबल है, तो हमें उसके हिसाब से डाइट मॉडिफिकेशन करना ज़रूरी है। जितना इम्पोर्टेंट पेशेंट्स के लिए डॉक्टर से मिलना है, उतना इम्पोर्टेंट डाइटिशियन से मिलना भी है। तो बहुत बारी लोग उसको कटौती करते हैं और कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। मतलब आप कस्टमाइज अपना प्लान ले लीजिए कि आपके लिए क्या बेटर है, आप किस तरीके से उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके अपने डाइट में, लाइफस्टाइल में इंकलकेट कर सकते हैं। तो अगर हम जैसे बात करें, आपने कहा ना कि किडनी कुछ समय के बाद फिर आपको सिग्नल्स दे देगी कि सही से फंक्शन नहीं हो रहा है, परफॉर्मेंस सही नहीं चल रही है, फंक्शन अफेक्टेड है, तो क्या ऐसे वार्निंग साइंस या शरीर में कुछ बदलाव जो समझने चाहिए जिससे पता लग सकता है कि किडनी अब सही से काम नहीं कर रही है? इनफैक्ट मैं इसका शुरुआत ये करना चाहूँगा, द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ किडनी डिजीज नो सिम्टम। अर्ली स्टेजेस में पेशेंट को कोई लक्षण नहीं होते, पेशेंट बिल्कुल हेल्दी होगा, कोई सूजन नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। अपने रूटीन टेस्ट कराएं, तब उसको पता चला कि यार ये क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, तब पता चल सकता है कि कोई किडनी की प्रॉब्लम से वो ग्रसित है। अदरवाइज लेट स्टेजेस में, जब स्टेज 4, स्टेज 5 में पहुँचते हैं, तो पेशेंट को स्वेलिंग आ सकती है, सांस फूलना हो सकता है, पेशेंट के लिए वॉमिटिंग सेंसेशन आ सकती हैं, कभी कभी बहुत घबराहट भी हो सकती है, क्योंकि हार्ट रेट को, हार्ट की गति को भी वो चेंज कर सकता है। तो ये सिम्टम्स
लेट स्टेजेस में आते हैं। पेशाब में कई बार लोग कुछ मिड स्टेजेस में फोमी यूरिन देख सकते हैं, यानी यूरिन में जहाग बनता हुआ देख सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट लक्षण है, कई लोग मिस ना कर जाएं। पेशाब में खून आना, पेशाब में टर्बिडिटी दिखना, ये भी किडनी डिजीज़ के लक्षण हो सकते हैं। हो सकता है कि थोड़ा सा खून आया हो और वो हमें दर्शा रहा हो कि कोई पथरी पड़ी हुई है, कोई किडनी की परेशानी चल रही है। पेशाब की मात्रा एकदम से कम होना या एकदम से चेंजेस आना, वो भी हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। अलार्मिंग साइन है। इसमें हम डॉक्टर अगर जानना चाहें कि किडनी से रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियां हैं जो आज के समय में बढ़ी हैं या हो सकती हैं, जिससे हमारी ऑडियंस को एक आइडिया है, और उससे मिले जुले कुछ ऐसे 2-3 आप लक्षण भी बता दीजिए, सो दैट लोगों को इस चीज़ का आइडिया रहे। सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं, जो सबसे कॉमन और सबसे प्रेवलेंट है, वो है क्रोनिक किडनी डिजीज़। और क्रोनिक किडनी डिजीज़ के ज़्यादातर हम जो बात कर चुके हैं, इनिशियल फेजेस में कोई लक्षण नहीं होते। लेट स्टेजेस में स्वेलिंग, फॉमी यूरिन, सांस फूलना, ये पॉसिबल है। लेकिन इसके सबसे बड़ा जो कॉजेज़ हैं वो डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है। ये इंडिया में भी कॉमन है और वर्ल्ड वाइड भी ये सबसे लीडिंग कॉजेज़ हैं। दूसरे इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं जो किडनी को अफेक्ट कर सकती हैं, जैसे पथरी। बहुत बारी पेशेंट को पेन है और वो निगलेक्ट कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं पथरी तंग कर रही है। अगर पथरी को निगलेक्ट किया जाए, पथरी रुकावट कर रही है, तो वो भी किडनी को लॉन्ग टर्म में डैमेज कर सकती है। तो अब पथरी के लिए हम सिंपल पानी के इंटेक से, अच्छे इंटेक से, नमक को रिस्ट्रिक्ट करके, सही अमाउंट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल देने से हम काफ़ी रिपीटेड पथरी के बनने को रोक सकते हैं। लेकिन इट वेरीज फ्रॉम स्टेज टू स्टेज। जैसे हमने बात करी कि हम कितनी स्टेज पे कितना पोटेशियम देंगे या कितना सॉल्ट देंगे, इट वेरीज अकॉर्डिंगली। ठीक है। इसके अलावा कुछ पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, यानी कि वो जेनेटिकली ट्रांसमिट हो रहे होते हैं। किसी फैमिली में पहले से कोई जेनेटिक किडनी डिजीज़ की हिस्ट्री है, तो वो हमें तंग कर सकता है। तो वो हो सकता है नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट हो रहा हो, और वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। उसमें किडनी में पानी की गांठें बन जाती हैं, किडनी का साइज़ बढ़ जाता है, कभी कभी किडनी के अंदर ही ब्लीडिंग हो जाती है, किडनी के अंदर इन्फेक्शन हो जाते हैं। अच्छा। और डैट कैन क्रिएट सिम्टम्स लाइक पेन, बहुत सिवियर पेन हो सकता है, पेशाब में ब्लड आ सकता है। ये सब सिम्टम्स पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ के साथ हो सकते हैं। ठीक है, तो मतलब मोटा मोटी ये कुछ ऐसे किडनी की बीमारियां हैं जो अक्सर आपको तंग कर सकती हैं। तो ये जो आपने हमें लक्षण वगैरह बताए हैं, इसमें कुछ ऐसे स्पेसिफिक लक्षण जो है वो लोग बोलते हैं कि शायद किडनी का ही है। जैसे एक तो आपका पेन होना, फिर यूरिन में चेंजेस आना, और बहुत सारे लोगों के साथ यूरिन में फाउल स्मेल, या जैसे आपने कहा कि झाग वाला यूरिन आने लगता है, या यूरिन का आउटपुट बढ़ जाता है। तो ये क्या क्लासिकल सिम्टम्स है किडनी डिजीज? एग्जैक्टली क्लासिकल नहीं कह सकते, वो लक्षण बहुत सारे और चीज़ों में आ सकते हैं। अगर मैं स्पेसिफिकली ये ज़रूर कहूँगा कि यूरिन हमें किडनी के बारे में बहुत कुछ बता सकता है, ये डेफिनेटली ट्रू है। लेकिन हाँ, किडनी में ब्लड आना पथरी की वजह से भी हो सकता है। ये इनफैक्ट हो सकता है किसी ने बीट रूट का सेवन ज़्यादा किया हो, तब भी थोड़ा सा रेडिश टिंज आ सकता है। तो ज़रूरी नहीं कि रेड दिख रहा है इसका मतलब ब्लड है, और इसका मतलब कोई किडनी डिजीज़ है। हाँ, इट नीड्स इवैल्यूएशन, ये बात क्लियर है। फोमी यूरिन बहुत बारी क्योंकि प्रोटीन से लिंक्ड है, लेकिन हर बारी फोमी यूरिन का मतलब नहीं कि कोई प्रॉब्लम है। तो प्रोटीन अगर लीकेज आ रहा है, जो कि हम सिंपल यूरिन के टेस्ट से, लाइक यूरिन प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशियो, यूरिन एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो से चेक कर सकते हैं। अगर वो ठीक है तो फिर हमारे को इसका मतलब नहीं कि कोई ज़रूरी नहीं कि प्रोटीन लीकेज हो रहा हो। तो फोमी यूरिन कैन बी बिकॉज ऑफ सिंपल चेंज इन स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो बहुत सारे फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। तो ये किडनी के ज़्यादातर क्योंकि कोई स्पेसिफिक सिम्टम नहीं होते, इसलिए हम इनिशियल फेजेस में मिस कर जाते हैं। तो इसलिए हम ये भी नहीं कह सकते कि इसमें पेशेंट की गलती या किसी और की गलती। तो अल्टीमेटली इट कैन बी मिसलीडिंग। सिंपल थकावट, जनरल फैटीग कैन बी अ सिम्टम ऑफ किडनी डिजीज, तो जो कि हम इनिशियली मिस कर रहे हैं। आप सोचो, पेशेंट हमारे पास सिर्फ थकावट के साथ आया है कि उसको चलने में थकावट हो रही है, सीढ़ियाँ चढ़ने में थकावट हो रही है, सांस फूल रहा है, हो सकता है हीमोग्लोबिन ड्रॉप किया, और हीमोग्लोबिन ड्रॉप का कारण किडनी डिजीज हो, ये हो सकता है। हाँ। तो ये, लेकिन थकावट तो हजारों कारणों से हो सकती है। तो दीज सिम्टम्स आर यूजुअली नॉन स्पेसिफिक, बट वी हैव टू बी वेरी विजिलेंट। अगर है तो हमें पूरे अच्छे से इवैल्यूएट करना ज़रूरी है। इवैल्यूएशन पर ही बात करें अगर, तो कुछ ऐसे टेस्ट है, जैसे एक तो हमें सबको पता है, आई थिंक यूनिवर्सल टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, लेकिन लोग करा तो लेते हैं बट समझ नहीं पाते हैं। उसमें ऐसे ऐसे चीज़ें आ जाती है, जैसे कुछ में तो EGFR, क्रिएटिनिन, यूरिया, ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन, तो ये सारे टर्म्स बिल्कुल नहीं समझ में आते हैं। तो सबसे पहले हम यही बताइए, किडनी के लिए कौन कौन से टेस्ट हैं? अगर कोई टेस्ट कराने जा रहा है, हाथ में उनके रिपोर्ट्स आ रहे हैं, तो उसमें क्या पैरामीटर्स देख के समझ सकते हैं कि वैल्यूज़ गड़बड़ तो नहीं है? सबसे पहले मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि ऑब्वियसली जैसे हमारी बात हुई है, इनिशियल फेजेस में पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं होते, और इन्वेस्टिगेशन ही हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रूट है जिससे हम पता लगा सकते हैं किडनी में प्रॉब्लम है या नहीं।
अब जैसे आपने एक टर्म यूज़ करी EGFR, EGFR मीन्स एस्टिमेटेड GFR, जो हमारे किडनी की फिल्ट्रेशन कैपेसिटी के बारे में एक एस्टिमेशन देता है। ठीक है। और उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए कि सीरम में कितना क्रिएटिनिन है, उम्र कितनी है, जेंडर क्या है, व्यक्ति की रेस क्या है, अफ्रीकन अमेरिकन पॉपुलेशन में डिफरेंट हो सकता है, इंडियन पॉपुलेशन में डिफरेंट हो सकता है, तो हम उसके अनुसार वी कैलकुलेट दिस EGFR। तो बेसिकली EGFR हमें कुछ हद तक किडनी के फंक्शनिंग के बारे में बता सकता है, बट जैसे हमने वर्ड यूज़ किया एस्टिमेटेड GFR, ज़रूरी नहीं कि हर बारी ये एक्यूरेट हो, इसमें भी कहीं ना कहीं, क्योंकि इट्स अ कैलकुलेटेड थिंग, तो इसमें कहीं ना कहीं एरर आने के चांसेस हो सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट जो कि यूरिन के टेस्ट, यूरिन एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो हमारे को अर्ली किडनी की डिजीज़ के बारे में बता सकता है। तो यूरिन में प्रोटीन लीकेज ज़्यादातर डायबिटिक या हाइपरटेंसिव जो लॉन्ग स्टैंडिंग है उसमें सबसे पहला जो प्रॉब्लम दिखेगा वो यूरिन में प्रोटीन लीकेज है, जो कि सबसे पहला साइन होगा। इनफैक्ट हम इसको बहुत रेगुलरली इन्वेस्टिगेट करते हैं जो पेशेंट डायबिटिक हैं या हाइपरटेंसिव हैं, क्योंकि अगर हम उसको सही टाइम पे डिटेक्ट कर लें तो हम किडनी डिजीज़ के फर्दर प्रोग्रेशन को काफ़ी हद तक डिले कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ मैनी मेडिकेशंस, विद द हेल्प ऑफ लाइफस्टाइल चेंजेस। तो लेकिन ये अर्ली डिटेक्शन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट की, जो हमारे को KFT में यानी कि क्रिएटिनिन की डिटेक्शन से, यूरिन एल्बुमिन क्रिएटिनिन के रेशियो से, कई बार कुछ डिजीज़ के लिए हमें अल्ट्रासाउंड भी करा के देखना पड़ता है। हो सकता है पेशेंट की हॉर्सशू किडनी हो, पेशेंट की एक ही किडनी हो, पेशेंट की किडनी में सिस्ट हो, जो कि हमारे हो सकता है सिंपल KFT या उसमें यूरिन रूटीन में पिकअप ना चले, तो अल्ट्रासाउंड कैन ऑल्सो बी हेल्पफुल। तो ये इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, लेकिन एक चीज़ ज़रूर मैं फोकस करना चाहूँगा, किसी भी टेस्ट की इंटरप्रिटेशन खुद ना करना चाहें या इंटरनेट के ज़रिए ना करना चाहें। मैं ज़रूर कहूँगा कि हाँ, आपको कोई शक लगे, कोई प्रॉब्लम लगे, तो अपने फिजिशियन को ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि डॉक्टर्स उसको सही तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं इन फ्रॉम अ पर्सन टू पर्सन। तो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अपने आप इंटरप्रिटेशन करने में व्यक्ति बहुत बार एंग्शियस होता है, बहुत बार परेशान होता है। ये आज की डेट में हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है कि लोग नेट पे डालते हैं और चेक करते हैं कि ये हमारे लिए सही है, ये गलत है, और वो करना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं होता, इट हैज़ टू बी ऑथराइज्ड बाय राइट पर्सन। ओके, किडनी फंक्शन टेस्ट आपने बता दिया, इसके बाद आपने कहा था एक यूरिन टेस्ट भी है। तो यूरिन टेस्ट में क्या मतलब, हमें जैसे बोला जाता है कि आपको अपना मॉर्निंग का फर्स्ट यूरिन सैंपल देना होता है। कुछ इसमें लोगों के मन में कन्फ्यूजन ये है कि आजकल जैसे होम टेस्ट अवेलेबल है तो लोग घर पर ही आकर के लेके जाते हैं, लेकिन फिर वो जो प्रोसेस है पूरा कि घर पे आपने यूरिन का सैंपल दिया, फिर वो लैब तक जाएगा, तो उस बीच में कुछ चेंजेस तो नहीं आ सकते हैं? डेफिनेटली आ सकते हैं। तो पहली चीज़ हम इसमें ये कहना चाहेंगे, यूजली एज एन नेफ्रोलॉजिस्ट वी डोंट प्रेफर द फर्स्ट सैंपल, वी प्रेफर द सेकंड सैंपल। कि जो पहला जो सैंपल है वो बहुत बारी, क्योंकि रात भर के यूरिन कलेक्टेड है, स्टैग्नेटेड यूरिन है, उसमें कुछ सेडिमेंट्स हमें दिख सकते हैं, तो सेकंड सैंपल है वो ज़्यादातर हमारे को सही दर्शा सकता है। अच्छा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अल्टीमेटली यूरिन का हम एक रूटीन टेस्ट कर सकते हैं। रूटीन टेस्ट में हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि प्रोटीन है या नहीं है, उस व्यक्ति के यूरिन में RBCs जा रहे हैं या नहीं जा रहे, WBCs जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, कोई इन्फेक्शन का इंडिकेशन तो नहीं है। कई बार कुछ क्रिस्टल्स स्पेसिफिकली दिख सकते हैं जो हमें एक अंडरलाइंग स्टोन के बारे में बता सकते हैं। तो यूरिन रूटीन गिव्स अस अ वेरी गुड इवैल्यूएशन, बट उसको सही तरीके से कलेक्ट करना है। अब बात करें, क्योंकि ये सेल्स स्पेसिफिकली WBCs, RBCs, अगर हम इसको कलेक्ट करके काफ़ी देर तक यूरिन के सैंपल को रखे रहेंगे, सुबह का दिया हुआ सैंपल शाम को चेक होगा तो उसमें वो सेल्स डिजेनरेट कर जाएंगे, तो ऐसे में हमें फॉल्सली लो वैल्यूज़ मिल सकती हैं, सही प्रतीत नहीं होगा, और कहीं ना कहीं हम अपने जजमेंट में एरर कर सकते हैं। तो यूरिन सैंपल आइडियली जितनी जल्दी इवैल्यूएट हो सके, आइडियली ये करना चाहिए। आइडियली अभी भी मैं कन्वेंशनल थॉट प्रोसेस पे ये कहता हूँ कि जाके अपने सैंपल वहीं दीजिए, उसमें रिजल्ट्स ज़्यादा सही रहते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, खास तौर पे इट्स नॉट जस्ट पर्टेनिंग टू द यूरिन सैंपल। अगर हम ब्लड सैंपल्स की बात करें, व्यक्ति घर से कलेक्ट करा रहा है, घर से वो सैंपल लेके किसी एक पर्टिकुलर लैब में जा रहा है, और वहाँ तक जब तक वो पहुँचा है बहुत सारे झटके लगे हैं, ब्लड हीमोलाइज हो गया है, तो हो सकता है कि पोटेशियम की मात्रा ब्लड में ज़्यादा दिखे, फॉस्फोरस की मात्रा हो सकता है ज़्यादा दिखे, जो कि नहीं है। इसको हम सूडो हाइपरकैलेमिया बोलते हैं। तो डैट कैन बी फॉल्स इंटरप्रिटेशन। और आइडियली इन सबको एलिमिनेट करने के लिए सबसे पहला हम पेशेंट को ये कहते हैं कि जाके लैब में सैंपल दीजिए, उस जगह दीजिए जहाँ पे साथ के साथ पोटेशियम की लेवल चेक हो जाए। जितना डिलेड होगा उतना हमारे लिए तंग करेगा। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि यूरिन में एक इंपॉर्टेंट टेस्ट जो मैं कहना चाहूँगा, हो सकता है सिंपल यूरिन रूटीन मिस कर जाए, वो है यूरिन एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, खासतौर पे जो लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटिक हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंसिव हैं, उनमें किडनी का सबसे पहला जो फीचर हमें मिलेगा वो कहीं ना कहीं प्रोटीन लीकेज होगा।
जो कि नॉर्मल यूरिन रूटीन के टेस्ट में मिस हो सकता है। और ये यूरिन एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो एंड यूरिन प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशियो ये बहुत सेंसिटिव टेस्ट होते हैं। ये बहुत कम मात्रा के प्रोटीन को भी जल्दी डिटेक्ट कर लेते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि यार ये प्रोटीन लीकेज चालू हो गया और इसको जितनी जल्दी हम अभी इंटरवीन कर लें। आज की डेट में बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं जिसको हम सही तरीके से अगर इस्तेमाल करें ऑप्टिमाइज वे में तो वी कैन गेट गुड रिजल्ट्स। जैसे कि हम पहले ज़माने में बात करते थे एस इनिबिटर, ARBs, दिस वर द ग्रुप ऑफ ड्रग हमारे पास होती थी। लेकिन लास्ट 1.5 डिकेड में हमारे पास SGLT2 इनिबिटर्स हैं, हमारे पास नॉन स्टेरॉइडल MRAs हैं, जिससे हम कहीं ना कहीं प्रोटीन लीकेज को इनिशियल फेजेस में रोक सकते हैं और जो हमारे लिए कारगर होते हैं। लेकिन हाँ, ये मेडिकेशन हर एक के लिए नहीं है। ऑब्वियसली दीज आर लाइक डबल एजेड स्वॉर्ड, इट हैज़ टू बी यूज्ड जुडिशियसली एंड विद द हेल्प ऑफ फिजिशियन ओनली। मतलब डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट, क्योंकि आज स्पेसिफिकली मैं हर पेशेंट को मैं ये बताता हूँ, मैं हर एक को इतनी सारी दवाइयाँ लिख रहा हूँ, लेकिन मुझे भी नहीं पता कि मैं को कौन सी दवाई सूट करेगी। हो सकता है कि कोई दवाई किसी को सूट ना करे या कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे, तो वी हैव टू बी विजिलेंट। कभी कभी हम कुछ दवाइयों को ऐड करने के बाद रिपीटेड इन्वेस्टिगेशन जरूर कराते हैं कि यहाँ पे देखना चाहें कि पोटेशियम की मात्रा तो नहीं बढ़ गई, क्रिएटिन की मात्रा तो नहीं बढ़ गई, ये सब चीज़ों को, साइड इफेक्ट्स को जरूर देखना है। ऐसा किसी पेशेंट में साइड इफेक्ट ज़्यादा हो रहे तो हमें रोकना है। इट इज़ जस्ट क्रिएटिंग अ रिस्क एंड बेनिफिट को हमें बैलेंस बनाना है। बेनिफिट वाला, हाँ। तो मतलब ओवरऑल 3 मेजर टेस्ट है, एक तो किडनी फंक्शन टेस्ट, एक यूरिन टेस्ट और एक अल्ट्रासाउंड, जो आपको आपकी किडनी का मोटा मोटा कुछ बता सकता है। और अगर हमें कुछ शक पड़ता है तो आगे CT, MRI या फर्दर इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं। बट इन अ healthy population it can give us a fairly good idea in almost 90-95% of the population। ठीक है, तो मतलब ये अपना कराया जा सकते हैं। हम लोगों ने टेस्ट की बात की, तो इसमें जैसे आजकल पेन किलर्स का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है और इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें आपको बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ओवर द काउंटर दवाइयाँ मिल जाती हैं। तो दवाइयों के बहुत ज़्यादा क्या इस्तेमाल से भी हमारी किडनी पर बहुत नेगेटिव असर पड़ता है। एज अ नेफ्रोलॉजिस्ट हमारा पेन किलर्स का 36 का आंकड़ा है। नेफ्रोलॉजिस्ट हम ये क्लियर हैं कि किसी व्यक्ति को जहाँ पे किडनी की परेशानी होने के चांसेस ज़्यादा हैं या किसी को किडनी की परेशानी चल रही है, वो पेन किलर्स अवॉइड करें। ज़्यादातर जो मार्केट में ओवर द काउंटर अवेलेबल है उनको हम बोलते हैं नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। बहुत सारी वो दवाइयाँ हैं जो ओवर द काउंटर अवेलेबल हैं और हम बहुत ईजिली केमिस्ट या कोई ना कोई प्रिस्क्राइब करता है, तो NSAIDs वी ट्राई टू अवॉइड। अगर पेशेंट को लेना है और पेशेंट को कोई किडनी रिलेटेड पेशेंट है तो उनके लिए पैरासीटामोल रिमेन्स द सेफेस्ट बेट। ठीक है। कभी कभी कुछ और दवाइयों की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के लिए अलाउड नहीं है। तो कुछ ऐसे आप नाम बता सकते दवाइयों के जो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के तो एकदम अवॉइड करना चाहिए? मैम अल्टीमेटली बात करें तो जो हम पेन किलर्स किडनी के लिए सेफ मानते हैं, जैसे मैंने पैरासीटामोल बताया, लेकिन नेक्स्ट ग्रुप ऑफ ड्रग्स में ओपियोइड पेन किलर्स आते हैं जो कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के टोटली अलाउड नहीं है। ना वो नार्कोटिक ड्रग एक्ट के अंडर आते हैं, जैसे ट्रेमाडोल हो गया, वो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के और एक लिमिटेड क्वांटिटी में बिल्कुल तभी लीजिए, अदरवाइज मत। ठीक है। और जैसे अगर कोई ले भी रहा है, क्योंकि अक्सर आप अगर छोटे मोटे दर्द के लिए बात पे लोग डॉक्टर के पास नहीं जा पाते, तो कुछ ऐसी सेफ दवाइयाँ हैं जो ली जा सकती है? पैरासीटामोल सबसे सेफेस्ट वही है। इससे आगे अपने डॉक्टर से संपर्क करके तभी लें। ठीक है। हम लोगों ने जो डॉक्टर बातचीत की है अभी, वो आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को जानने समझने में बेहद आसानी हुई होगी। एक बार आप हमें ना ओवरऑल रेड फ्लैग्स बता दीजिए कि क्या ऐसे हम अपने बॉडी में चेंजेस देखें जो हमें बताते हैं कि शायद किडनी में कुछ तो गड़बड़ी है, कौन से टेस्ट हम जा करके करा सकते हैं, किससे मिल सकते हैं इसको लेकर के, और कुछ ऐसे गोल्डन रूल्स या टिप्स ताकि हम अपनी किडनी को लंबे समय तक हेल्दी रख सके और बिना किसी बीमारी के हम उसको लंबे समय तक चला सकें। सबसे पहले बात करें कि एक हेल्दी पॉपुलेशन को नॉर्मली अपने टाइम टू टाइम इन्वेस्टिगेशन कराने चाहिए, जिसमें KFT, यूरिन रूटीन, यूरिन प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशियो कैन बी एन इम्पॉर्टेंट पार्ट जो हमारे अर्ली किडनी डिजीज़ को पकड़ सकता है। दूसरी बात करें कि हमारे को अगर इनिशियल फेजेस में किडनी के कोई लक्षण नहीं हो सकते, लेकिन अगर लेट स्टेजेस में पेशेंट को या कुछ मिड स्टेजेस में पेशेंट को फोमी यूरिन हो सकता है, पेशेंट को स्वेलिंग हो सकता है, डिक्रीज एपेटाइट हो सकता है, थकावट हो सकती है, सांस फूलना हो सकता है, ये सब किडनी डिजीज़ के लक्षण हैं जिस पे पेशेंट को बिना वेट किए हुए अपने फिजिशियन को तुरंत संपर्क करना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा जो हमारे लिए अब क्या क्या गोल्डन रूल्स हैं जिसको हम सबको फॉलो करना चाहिए ताकि हम किडनी की प्रॉब्लम से अपने आप को बचा सकें। नंबर 1, शुगर और BP का कंट्रोल। रेगुलरली अपनी शुगर और BP को चेक करते रहिए। शुगर और BP कैसा रहता है और उसको सही टाइम पे डिटेक्ट करने के बाद उसको कंट्रोल करना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ओवर द काउंटर ड्रग्स को ना लें। कोई भी दवाई लेनी है अपने फिजिशियन को कंसल्ट करें, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कभी दवाई मत लीजिए।
नमक का सेवन कम रखिए, बैलेंस डाइट रखिए, हेल्दी लाइफस्टाइल रखिए। अदरवाइज जो जीवन शैली है, एक्सेसिव इनटेक ऑफ अल्कोहल, स्मोकिंग, दिस कैन बी डेंजरस एंड दिस कैन इम्पैक्ट आवर किडनीज, दिस कैन इम्पैक्ट ओवरऑल हेल्थ। ठीक तो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। बिल्कुल। तो मोटा मोटी वैसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा आपको एकदम करनी तो है नहीं, छोटी मोटी चेंजेस अगर आप करना शुरू कर देते तो आपकी किडनी लंबे समय तक हेल्दी रहेगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर, हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए और इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमारे साथ साझा करने के लिए। आई होप आपने भी सेशन को एंजॉय किया। थैंक यू। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपके मन में किडनी हेल्थ से रिलेटेड कोई और सवाल है तो कमेंट सेक्शन के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। ऐसे और भी वीडियोस के लिए देखते रहिए NBT लाइव। थैंक यू।